नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र। तहरीर महविश सिद्दीक़। किस्त नंबर 27। पेशेंट आपसे फ़ौरन बात करना चाहती हैं। नर्स ने बाहर आते ही फूले तनफ़्फ़ुस के साथ बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की, जिसे सुनते ही वो तीनों बेसाख्ता भागने के अंदाज में अंदर कमरे में चले गए। फ़ातिमा आमना बेगम इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त हालत में बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर ने फ़िलवक्त इन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर सुकून का इंजेक्शन लगा दिया। वो तो अफ़ान की हिदायत पर फ़िलफ़ौर इनका मुकम्मल चेकअप करना चाहते थे, मगर आमना बेगम के मुसलसल इसरार पर डॉक्टर को इन सबको अंदर बुलाना पड़ा। इस वक्त कमरे में इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। मामा प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाए, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी मामा। फ़ातिमा आमना बेगम के सीने पर सर रखे बेबस लहजे में गोया हो रही थी। आंसू मतवातर गालों पर गिरते इनकी लाली में मज़ीद इजाफ़ा करते जा रहे थे। फ़ातिमा मुझे लगता है मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया। आमना बेगम ने अपना कपकपाता हाथ फ़ातिमा के सर पर रखा। इनके लहजे में थकन के आसार वाज़िया नज़र आ रहे थे। इनको सांस तक लेने में दिक्कत पेश आ रही थी, मगर फिर भी वो खुद के असाब पर काबू पाए फ़ातिमा को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आह मम्मा ऐसे नहीं कहें प्लीज़, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा है ही कौन। आप तो ऐसी बातें नहीं करें प्लीज़। फ़ातिमा आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठाए आमना बेगम का हाथ किसी सहमे हुए बच्चे की तरह अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम चुकी थी। आमना बेगम और फ़ातिमा की हालत देखते ज़ैनी अपने मुंह पर हाथ रखे बेआवाज़ आंसू बहाने में मसरूफ़ थी, जबकि दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा अफ़ान अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचे कमाल ज़बत का मुज़ाहरा कर रहा था। ईमान फ़ातिमा के बहते आंसू इसे अपने दिल पर किसी भारी बोझ की तरह गिरते महसूस हो रहे थे। इसी वक्त के लिए तो मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से समझाती आ रही थी, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। फ़ातिमा मेरी सांसें मेरा साथ नहीं दे रही मेरी बच्ची। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखने के चक्कर में आमना बेगम का तनफ़्फ़ुस फिर से टूट फूट का शिकार होने लगा था। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके लब मज़ीद खुश्क पड़ते जा रहे थे। मामा डॉक्टर मेरी मामा को देखे ना प्लीज़। ज़ैनी मेरी मामा। बाहर खड़ी नर्स इनकी घबराई आवाज़ पर लंबे लंबे ढक भरती फिर से डॉक्टर को इन्फॉर्म करने चली गई। फ़ातिमा मेरे बाद वो भेड़िया तुम्हें नोच खाएगा, कैसे बर्दाश्त कर पाओगे ये सब। आमना बेगम की आंखों के किनारे आंसुओं को लड़ियों की सूरत में नीचे गिराते तकिए की ऊपरी सतह को भिगोने का काम कर रहे थे। आंटी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप प्लीज़ परेशान ना हो। ज़ैनी नाचार आगे बढ़ी और फिर इनके हाथ पर हाथ रखे भीगे लहजे में तसल्ली देने की नाकाम कोशिश करने लगी। फ़ातिमा अपना चेहरा हाथों में लिए बुरी तरह रोए जा रही थी। इसे इस वक्त रोने के अलावा कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा था। ये हॉस्पिटल का कमरा, खामोश फ़िज़ा, वीरान दिल, बेड के ऊपर बिछा सलवट ज़दा सफ़ेद कपड़ा, अपनी माँ का मशीनों में जकड़ा वजूद, इनकी रुकती सांसें, उनके दिल में घर करते खदशात का अंबार और फिर खुद के मुस्तकबिल का खौफ, लाखों अंदेशे अपना सर उठाते ईमान फ़ातिमा के पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले चुके थे। इसके अंग अंग से खून नुचड़कर इसकी आंखों में उतरता इन्हें सुर्खियों से दो चार कर चुका था। वो ज़ियत के मारे अपनी जलती आंखों को शिद्दत से मूंदे इस नागहानी सूरत हाल को अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर झटक देना चाहती थी। ये नामुमकिन फ़ेल इसके दिल की अवलीन ख्वाहिश ज़रूर बन चुका था, मगर होने को कौन टाल सकता है, क्योंकि होता तो वही है जो किस्मत में लिखा जा चुका है। ज़ैनी बच्चे मेरे पास वक्त नहीं बचा और फ़ातिमा की परेशानी मुझे सुकून से मरने भी नहीं दे रही। वो लम्हे भर को थमी, इसीलिए मैं फ़ातिमा को अपनी ज़िंदगी में किसी को सौंपना चाहती थी, मगर ये आमना बेगम के लहजे में थकन के आसार वाज़िया नज़र आ रहे थे। आंटी अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अभी इस वक्त फ़ातिमा से निकाह के लिए तैयार हूँ। दरवाजे के बिल्कुल पास सामने खड़े अफ़ान ने कुछ सोचते अपनी भींची मुट्ठियाँ खोली और फिर चंद फुट का फासला तय करने के बाद कतई लहजे में गोया होते आमना बेगम को बाकायदा अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। अफ़ान बेटे आप यहाँ। किसी भारी मर्दाना शनासा आवाज़ पर आमना बेगम की मूंदी आगे एक झटके से वाह हुई। अब इनकी नज़रों का महवर सिर्फ़ और सिर्फ अफ़ान की ही ज़ात थी। आमना बेगम को यहाँ अफ़ान की मौजूदगी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि अफ़ान ने ही उनके बेहोश वजूद को अपने मजबूत कसरती बाजू में उठाते स्ट्रेचर पर लिटाया था। कमरे का दरवाज़ा खुला ज़रूर था, मगर ज़ैनी और फ़ातिमा का रुख आमना बेगम की तरफ था, इसलिए वो भी इस बात से कतई अनजान थी। ज़ैनी और फ़ातिमा हैरत के समुंदर में गोताज़न अफ़ान को ही साकत निगाहों से देखे जा रही थी। इसके चेहरे के अजहद संजीदा तासरात इसके अज़म की वाज़िया निशानदेही कर रहे थे। इन लम्हात में अफ़ान ने एक बार भी फ़ातिमा के तासरात जांचने की सही नहीं की। ज़ैनी के तासरात इस वक्त हैरत और खुशी का एक मुनफरिद इम्तज़ाज अपने अंदर महफूज कर चुके थे, जबकि फ़ातिमा
अधखुले होंठों समेत इस अचानक दरपेश सूरत हाल को समझने की कोशिश में जुटी हुई थी। इस बात पर यकीन करना इसको दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन अमर लग रहा था। जी आंटी, अगर आपको एतराज़ ना हुआ तो फिर ही ये निकाह होगा। अफान अपनी बावकार धीमी चाल समेत बेड की दूसरी जानब आन खड़ा हुआ। वो और ईमान फातिमा बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। निकाह की बात करते हुए अफान के तासरात स्पॉट थे, जबकि फातिमा के चेहरे पर फ़ौरन शदीद गुस्से की लालियाँ उभरने लगी। इसके भींचे जबड़े वाज़ह बता रहे थे कि इसे अफान की ये बात सख्त नागवार गुजरी है। इस तरह भी कैफियत में घिरी फातिमा की पेशानी पर उभरती लकीरें सलवटों की सूरत में ढल चुकी थीं। नमी से भरपूर आंखें अंगारों का स्वरूप धारे सुर्ख शोले उगल रही थीं। इन दोनों के बरक्स आमना बेगम के तासरात ज़रा मुख्तलिफ थे। उनकी आंखों की चमक को देखते ज़ैनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उनके चेहरे की खुशी दीदनी थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं बेटे, मैं अपनी ज़िंदगी में इस फ़र्ज़ को अदा करना चाहती हूँ। आमना बेगम ने अफान को सरतपा देखते बिलाहर मुसरत भरे लहजे में हामी भर दी। मामा, ये आप क्या कर रही हैं? अभी तो वो अफान के निकाह की बात हजम नहीं कर पा रही थी, ऊपर से आमना बेगम का इकरार। फातिमा को अपने सर पर बिजली बनकर गिरता महसूस हुआ। ना चाहते हुए भी वह पुरअतमाद लड़की इस वक्त बौखलाहट का शिकार लग रही थी। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं। फातिमा के लहजे में कुर्ब वाज़ह अलकोरे खाता दिखाई दिया। इसके आंसू टप टप करते इसके रुखसारों की जीनत बनने लगे थे। अफान दानस्ता इनसे अपनी निगाहें चुराते आमना बेगम को ही देख रहा था। आमना बेगम की रजामंदी जाहिर करते ही अफान बाकी सबको इस सूरत हाल के बारे में इन्फॉर्म करने की गर्ज से नपे तुले कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। ज़ैनी भी अफान की वहाँ से जाती पुश्त को सराहती निगाहों से देख रही थी। इस मुश्किल घड़ी में अफान के इस फैसले ने ज़ैनी के दिल में एक खूबसूरत एहसास ने जन्म ले लिया था। इसकी नज़रों में अफान की इज्जत मज़ीद बढ़ चुकी थी। मामा, आप क्यों? फातिमा ने लब कुचलते बेबस लहजे में गोयाते आमना बेगम को फिर से समझाना चाहा। बस फातिमा, बस। आमना बेगम ने अपना बायना हाथ ऊपर उठाते इसकी बात को मुकम्मल होने से पहले ही रोक दिया। उनके दिल की धड़कनें वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ती जा रही थीं। आमना बेगम के चेहरे की ढलती रंगत ईमान फातिमा के हवास छल करने के लिए काफ़ी थी। सारी उम्र तुमने मेरी खिदमत गुजारी करते न जाने कितनी नेकियां कमाई हैं, अब इस आखिरी वक्त में क्यों अपने सर माँ की नाफरमानी जैसा कबीरा गुनाह मोल ले रही हो? मेरी बात मान लो फातिमा, इनकार मत करो। आमना बेगम ने अब की बार बाकायदा हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मामा, आप ये सब। फातिमा अपना आंसुओं से तर चेहरा आमना बेगम के जुड़े हाथों पर टिका चुकी थी। ईमान, आप ही आंटी की बात मान लें प्लीज़, क्या पता आपके हक़ में अल्लाह ताला को यही मंजूर हो। आमना बेगम की मुल्तजियाना निगाहों के जवाब में ज़ैनी आगे बढ़ी और फिर फातिमा के शाने पर हाथ रखते इसे इस फैसले पर राज़ी करने की कोशिश की। ठीक है मामा, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन अब आप दोबारा मुझे छोड़कर जाने की बात कभी नहीं करेंगी। आमना बेगम की हालत के पेश नज़र अपनी मुंतशिर धड़कनों समेत फातिमा के लबों ने एक बेरबत सा जुमला अदा किया। इसके इकरार पर ज़ैनी के लबों को बेसाख्ता धीमी मुस्कान ने आन छुआ था। पास खड़ी नर्स इन सबको एक नज़र देखते फिर से आमना बेगम के लिए इंजेक्शन तैयार करने लगी थी। नर्स के ड्रिप ज़दा बाजू में इंजेक्शन लगाते ही आमना बेगम आंखें मूंदे गहरे गहरे सांस ले रही थी। मेडिसिन के बायस इनकी तबीयत फिर से बोझलपन का शिकार होगी। मामा प्लीज़ संभालें खुद को, अब और कुछ खोने की हिम्मत बची नहीं है मुझ में। आंसुओं से रंधा लहजा ईमान फातिमा के दर्द की शिद्दत बयान कर रहा था। डॉक्टर के साथ कमरे के अंदर दाखिल होते अफान की समातें इस जुमले से मख्फी ना रह सकें। शमसा इस वक्त हॉस्पिटल के प्रेयर रूम में जायनमाज पर बैठी नमाज अदा कर रही थी। सलाम फेरने के चंद ही सेकंड्स के बाद वो शिद्दत से रोते अपने रब के हुज़ूर दुआएं मांगने लगी। जैसे जैसे इसके लब हिलते आंसू एक तसलसल से मोतियों की सूरत में टूटकर गालों पर गिरते जा रहे थे, तभी अचानक इसे अपने करीब से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। इसकी मूंदी आंखें एक झटके से खुल गई। इतनी शिद्दत से क्या मांग रही हैं? ये आवाज़ तो वो लाखों अफराद के मजमे में भी बासानी पहचान सकती थी। इतने दिनों बाद जेडी की आवाज़ पर शमसा हैरत के मारे चौंकते हुए अपने मुंह पर हाथ फेरती जायनमाज तय करती उठ खड़ी हुई। जेडी इस वक्त बंद दरवाजे के साथ टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। इसे ही महवियत भरी निगाहों से तके जा रहा था। हमेशा की तरह मास्क में अन्य मांस वाए अपनी इन बोलती गहरी आंखों के अपने बकिया चेहरे को स्याह रंग मास्क से बुरी तरह ढांपा हुआ रखा था। रोशान ने जैसे ही शमसा की हालत के बारे में जेडी को इन्फॉर्म किया, नाराज़ होने के बावजूद उससे रहा न गया। वो लाख चाहने के बावजूद खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। इतने आंसू बहाकर क्यों अपनी इन आँखों को इस अजियत से गुजारती हैं?
जेडी 2 कदम आगे बढ़ा, फिर इसके झुके चेहरे को देखते नरम लहजे में इससे बाज-पुरस करने लगा। आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरे इन आँसुओं से? इसके फ़िक्रमंद लहजे पर शम्सा का सारा ज़ब्त जवाब दे गया। जहाँ इतने दिन नाराज़ रहे वहाँ कुछ दिन और भी रह लें। शम्सा बरमी से गोया होती फ़ौरन अपना रुख मोड़ चुकी थी। अब वो हथेली से अपने बहते आँसुओं को रगड़कर बेदर्दी से साफ़ कर रही थी। इसके नाराज़गी भरे लहजे पर जेडी धीमे से मुस्कुराता नफ़ी में सर झटक गया। शम्सा आप। जेडी ने अपने नरम हाथ की गिरफ्त से शम्सा का बाजू थामे इसका रुख बाकायदा अपनी तरफ मोड़ा। अब क्यों आए हैं यहाँ? नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई फ़िक्र। जो किसी की परवाह करते हैं ना, वो अपनी नाराज़गी में दूसरों को इतने इतने दिनों तक रुलाते नहीं हैं। शम्सा ने अजद गुस्सीले लहजे में गोया होते जेडी का हाथ खुद से पीछे झटक दिया। अगर कोई और लम्हा होता तो इसे शम्सा की यह हरकत बहुत नागवार गुजरती, मगर आज जेडी के तफक्कुर में इस तासरात में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि वो इस कदर शिद्दत से रो रही थी कि जेडी को अपने गुस्से पर ही ताव आने लगा था। मास्कमैन, मुझे आपकी इसी फ़िक्र की आदत हो गई थी। खुद का इतना आदी बनाकर आपने एक झटके में मुझसे ये सब कुछ छीन लिया। शम्सा अज़ियत से पूर्ण लहजे में गोया हो रही थी। आंसू थे कि फिर से बगावत पर उतरते रुखसारों पर बहने लगे थे। आपसे किसने कहा ये सब मैं सिर्फ आपकी फ़िक्र में करता हूँ? क्या आपको मेरी आंखों में अपने लिए फ़िक्र के अलावा और कोई जज्बा नज़र नहीं आया? आपके दिल में कभी कोई एहसास नहीं जागा? जेडी का अंदाज जुर्मानी था। उसकी पुरतपिश निगाहों की ताब ना लाते हुए शम्सा बिना कुछ कहे अपना चेहरा फ़ौरन नीचे झुका गई। दिल की धड़कनें मामूल से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में धड़क रही थी। जज्बात का ठाठे मारता समुंदर जेडी के गिर्द अपना कवि हिसार बांध चुका था। हालात और सूरत हाल चाहे जो भी हो, वो मजबूत और साहब का मालक मर्द खुद को जज्बात की रोह में बहने हरगिज़ नहीं दे सकता था। और वैसे भी शम्सा इसकी वक्ती पसंदीदगी नहीं बल्कि पहली और आखिरी मोहब्बत की थी। जिनसे मोहब्बत की जाए उनकी इज्जत की जाती है, उन्हें रुस्वा नहीं किया जाता। जो जज्बात में इस वक्ती पसंदीदगी की बुनियाद पर फ़रोग पाएँ वो रेत की दीवार की तरह फ़ौरन ढह भी जाते। इसे सच्ची मोहब्बत का नाम मत दिया करें, क्योंकि ये कभी एहसास किसी के दिल में चंद लम्हों के लिए कभी दस्तक नहीं दिया करता। अजलान के लबों से कुछ अर्सा पहले अदा किए गए जुमलों की बाज़गश्त जेडी को अपनी समातों में वाज़ह सुनाई दे रही थी। ये जुमले वो एक नौजवान लड़के को समझाने की गर्ज से कह रहा था। ये लड़का कॉलेज की कैंटीन में पिछले 1 घंटे से सच्ची मोहब्बत की निशानियों का राग अलापते हुए दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। अजलान और जेडी दोनों इस वक्त अपना हुलिया तब्दील किए वहाँ मौजूद एक टेबल पर सीक्रेट मीटिंग अटेंड कर रहे थे। उस लड़के की मुसलसल गैर संजीदा बातें सुन सुनकर अजलान के कान पक गए, इसलिए बेजार तासरात समेत कुर्सी पीछे की जानब घसीटता वहाँ से उठा और फिर इस लड़के के बिल्कुल मुकाबल बैठते इसे अपने कवि दलाइल से साबित किया कि सच्ची मोहब्बत की हकदार सिर्फ़ और सिर्फ मुहर्रम रिश्तेदार हैं, क्योंकि हर वो इंसान खुशकिस्मत होता है जिसका होने वाला महरम बीवी या शौहर अपने पाकीज़ा रिश्ते निकाह के लिए हमेशा अपनी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत करता रहे। अजलान तो जेडी की मिसाली शख्सियत से पहले ही मुतासर था, लेकिन इस लम्हे वो इन जुमलों को सुनते बिना पलकें झपकाए इसे ही सराहती निगाहों से देखने में महव था। इसे अजलान का कहा गया है कि एक लफ्ज़ आज भी उसी तरह असबर था। इन दोनों के दरमियान काफ़ी पल खामोशी की नज़र बीत गए। कुछ ही देर बाद जेडी की गंभीर आवाज़ ने इस सूकूत को तोड़ा। शम्सा, एक बात पूछूं आपसे? जेडी अब दीवार के साथ टेक लगाए अपने हाथों को पैंट की पॉकेट में मुकीद कर चुका था। जी। शम्सा अपनी झुकी निगाहों समेत धीमे लहजे में गोया हुई। पहले मैं जब जब आपके सामने आता था हर बार आपकी कोशिश यही होती थी कि किसी तरह मास्क हट जाए और आप मेरा चेहरा देख लें, मगर अब अख्तियार होने के बावजूद आपने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही कुछ पूछा है इस बारे में। ऐसा क्यों? काफ़ी दिनों से ये सवाल समात बना जेडी के ज़हन पर गर्दिश कर रहा था। पहले जब मैं आपका चेहरा देखना चाहती थी तो मुझे लगता था आप एक गुनहगार शख्स हैं, आपके इरादे ठीक नहीं हैं। जेडी शम्सा के मासूम चेहरे को ही मबहूत निगाहों से देखे जा रहा था। तब मुझे अपने गुनाह का तो अंदाज़ा ही नहीं था, लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल गई है। उसके ठंडी आँख भरते ही तो जेडी का दायां अबरूस वाले अंदाज में बिसाता ऊपर को उठ गया। जब से आईने में अपने गुनाह देखे अब मुझे दुनिया का हर दूसरा शख्स खुद से कई गुना ज़्यादा बेहतर लगता और अपना आप कमतर। शम्सा के लहजे में कतई यासियत दर आई। अब वो अपने शिकस्ता वजूद समेत दीवार के साथ साथ टिकाई वहीं ज़मीन पर बैठ गई। आपसे किसने कहा आप कमतर हैं? जेडी ने अजहद संजीदा तासरात समेत इसकी बात को मुकम्मल होने से पहले ही रोक लिया। शम्सा, हम में से कोई नहीं जानता कौन कितना नेक और कौन कितना बद है। ये इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। फ़र्ज़ करें अगर ये दुनिया इस इल्म से ज़रा बराबर भी वाक़फ़ियत रखती तो यहाँ बसने वाले लोग अपनी आदत से मजबूर ताने मार मार कर ही एक दूसरे का जीना दोभर कर देते।
याद रखें, ये दुनिया आराइशगाह नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक दारुल इम्तिहान है। हमारी कोशिश बस ये होनी चाहिए कि हम ऐसे अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं जिसके ज़रिए हम इस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास भी हो जाए और अल्लाह की नज़रों में सुरखरू भी हो सकें। जेडी तकरीबन 3 से 4 फुट का फासला बनाए नरम लहजे में गोया होते इसके साथ वहीं ज़मीन पर ही बैठ गया था। मास्कमैन, अगर ये इम्तिहान है तो मैं तो बहुत बुरी तरह फ़ेल हो जाऊंगी। मैंने तो इतने सालों तक कभी कोई नमाज भी नहीं पढ़ी, बाकी सब तो फिर बहुत दूर की बात है। शम्सा शर्म के मारे अपना सर मज़ीद नीचे झुका गया। आज इसे अपने इन नाजुक कंधों पर माजी में किए गए एक एक गुनाह का बोझ उठाना मुहाल साबित हो रहा था। आप इतना मनफी क्यों सोच रही हैं? अल्लाह ताला की नज़र में अमाल की क्वांटिटी नहीं बल्कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। और वैसे भी जिस इंसान को अल्लाह ताला हिदायत के नूर से सरफराज करना चाहता है, इसे इसकी गलतियों की निशानदेही करवा देता है। और जब वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करते अपने साबका गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला इसके खुलूस को देखते इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। वो ज़ाते बारी ताला हमारी सोच से भी बढ़कर रही। मैं जेडी का नरम लहजा शम्सा के दिल पर हल्की फुहार बरसाता इसके अंदर एक मुअत्तर एहसास जगा रहा था। हदीस मुबारका में इरशाद है, अल्लाह ताला ने रहमत के 100 जुज़ पैदा किए, इसमें से 99 जुज़ अपने पास रखे और एक जुज़ दुनिया में उतार दिया। इसी एक जुज़ से ही महलूक एक दूसरे पर रहम करती है। शम्सा, अल्लाह ताला की सिफ़ात इंतहाई तवाज़ुन वाली, अगर वो कहार है तो इसके साथ वो रहीम भी है। हमारे नेक व बद अफ़ाल इसकी सल्तनत में कोई कमी या इजाफ़ा नहीं कर सकते। वो ज़ाते बारी ताला हमारी इबादत और अतायत गुज़ारी से बेनियाज़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो ऐसा बेनियाज़ भी नहीं कि उसके बंदे इससे बख्शिश तलब कर रहे हैं और वो सुनी अनसुनी कर दे। वो मेहरबान रब करीम बंदों की सुनता भी है और उनकी इस्ताअनत भी करता है। शम्सा को पहले की निस्बत मुतमिन और पुरसकून देखकर जेडी धीमी मुस्कुराहट समेत वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तभी इसे अपने ताक़ुब से शम्सा की तंबीही रंग में रंगी आवाज़ सुनाई दी। इसके बढ़ते कदम हैरत के मारे वहीं रुकते आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। अगर आपने फिर दोबारा कभी ऐसा किया तो आपकी पॉकेट से ही पिस्टल निकालूंगी, फिर आपसे ही शूट करना सीखूंगी और फिर आप पर ही अटैक करूंगी। शम्सा हाथ का सहारा लेती ज़मीन से उठ बैठी। इसके लबों पर इस वक्त गहरी मुस्कुराहट रक्सा थी। और रियली, इतना कॉन्फिडेंट अंदाज, यू अमेज्ड मी ट्रूली। मास्कमैन की मुस्कुराती निगाहें शम्सा के खूबसूरत नैनों नकुश का अकीदतमंदी से तवाफ़ कर रही थी। आपको कोई शक है तो अभी ट्राई कर लेते हैं। शम्सा अपने इस निखरे सादा से हुलिये में भी नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। मुझे बताएं, क्या मैं आपको शक्ल से पागल लगता हूँ जो खुद को मारने के लिए आपको शूट करना सिखाऊंगा? मास्कमैन का लहजा हैरत में डूबा हुआ था। खैर, शक्ल तो मैंने देखी नहीं, इसलिए मैं आपको इस बारे में वाज़ेह राय भी नहीं दे सकती। शम्सा ने ज़ेरे लब मुस्कुराते लतीफ़ सा तंज किया। जवाबन इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक मास्कमैन ने इसे सख्त मसनूई सख्त घूरी से नवाजना ज़रूरी समझा था। शम्सा इसकी गुस्सीली निगाहों के जवाब में मुंह पर हाथ रखती एकदम खिलखिला कर हंसती। इसकी मधुर शफाफ हंसी का जलतरंग जेडी के कानों को एक अनोखा मसरूर कुन एहसास बख्श गया। वो इस हसीन मंजर को अपने जहन के पर्दे पर किसी खूबसूरत याद की तरह महफूज कर रहा था। मैंने बहुत छुपा कर रखा होता है, ये पिस्टल आपको कैसे नज़र आ गया? जेडी अपनी पॉकेट में से पिस्टल निकालता दोबारा डाल रहा था। ये इंकिशाफ इसके लिए वाकई हैरान कुन था। मैंने तो जब आपको पहली बार देखा था तभी इस पिस्टल को देख लिया था, इसीलिए तो आपके सामने आते ही डर के मारे मेरी हवाइयाँ उड़ जाती थीं। शम्सा मुस्कुराते लहजे में अपनी इस कैफियत को लफ्ज़ों का सहारा दे रही थी। और वैसे भी अभी तक मुझे आपकी इस बात की समझ नहीं आ रही। जेडी के तासुरात नासमझी की कैफियत बयान कर रहे थे। कौन सी बात? जवाबन इसने भी इस्तफसारिया अंदाज बनाया। यही कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं खुद को मारने के लिए आपको शूट करना सिखाऊंगा? जेडी आहिस्तगी से मुस्कुराते एक कदम आगे बढ़ाई ताकि जहन में उभरते एक सवाल ने इसे फिर से वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। इसमें ना समझ आने वाली तो कोई बात है ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है अगर मैंने आपको ऐसा करने के लिए कहा तो आप मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, इसलिए ऐसे कह दिया। शम्सा ने कंधे उचकाते मुतमिन अंदाज में इसके सवाल का जवाब दिया। जवाबन जेडी ने एक धीमी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली और फिर वेव के अंदाज में हाथ हिलाते कमरे से बाहर चला गया। मुझे पूरा यकीन है आप पर, अगर मैंने आपको ऐसा करने के लिए कहा तो आप मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। शम्सा के अलावा तमेज़ अल्फाज की बाज़गश सुनते जेडी के रगों में एक सुकून सरायत करता महसूस हो रहा था। जब कोई लड़की किसी मर्द पर मुकम्मल भरोसा ज़ाहिर करे तो वो मर्द इस लम्हे को खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वुर करता है। जेडी इस मसरूर कुन एहसास में शम्सा के ख्यालों में गुम हॉस्पिटल की बैकवाल के साथ साथ चलता आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक
इसके कोट की पॉकेट में मौजूद मोबाइल फ़ोन की वाइब्रेशन ने इसकी तवज्जो बेसाख्ता अपनी जानिब मबज़ूल करवाई। हेलो। जेडी ने स्क्रीन पर नज़र आते नाम को देखते ही यस का बटन दबाए फ़ोन कान के साथ लगा लिया। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुकाबल की दी गई इत्तला पर जेडी के चेहरे का रंग पल भर में मुतगय्यर ज़दा महसूस हुआ था। जेडी अबसत संजीदा तासरात समेत मुकाबल की अगली हिदायत सुन रहा था। इसका चेहरा इस वक्त फुल परेशानी की गुमाजी कर रहा था। अलविदाई कलमात अदा करने के बाद अब वो फ़ोन वापस रखते लंबे लंबे ढग भरता हॉस्पिटल की मुख्तलिफ दीवारों से होता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। पार्किंग लॉट में पहुँचते अब वो कार में बैठता अपने असली रूप में आ चुका था। चेहरे पर मौजूद गैर ज़रूरी बाल उतारते वापस एक बॉक्स में रख दिए। उनकी अचानक मौत की खबर इसकी आवाज़ छल करने के लिए काफ़ी थी। गहरा सांस फिजा में खारिज करते जेडी की मखरूती उंगलियां फ़ोन की टच स्क्रीन पर मुसलसल हरकत करते कुछ ना कुछ टाइप कर रही थीं। एक के अंत से बहुत सी जिंदगियां अपना रुख बदलने पर मजबूर हो गईं। तकदीर के इस एक फ़ैसले से हर शख्स की ज़िंदगी में एक नए बाब का आगाज़ हो चुका था।